गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 10वीं क्लास के अंतर्गत ही स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का उसी के अंतर्गत अध्याय नंबर 1 में ही अपन राष्ट्रकूट वंश यानी कि 12वीं क्लास के इतिहास का ही भाग है। राष्ट्रकूट वंश और कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। तो राष्ट्रकूट वंश अपन क्या अध्ययन करेंगे? राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन करने से पहले अपन एक बार मानचित्र को देख लेते हैं। मानचित्र में भारत का ये मानचित्र आपको दिख रहा है ये। तो राष्ट्रकूट वंश जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश ने कहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था? तो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो अपने थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा है, महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश का भी है, फिर कर्नाटक, आंध्र वाला भाग, इधर थोड़ा सा तमिलनाडु वाला भाग भी है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों का शासन था और इधर राष्ट्रकूटों के शासन के इधर ही क्या है? गुर्जर प्रतिहार शासक, जो गुजरात, राजस्थान और मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र का भाग में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। और इधर आपको पता ही है पाल वंश था। ये बंगाल में कौन थे? पाल वंश। ये पाल वंशों का है बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक वाला क्षेत्र में ये बंगाल के पाल वंश के शासन था। और इधर मालवा, मध्य प्रदेश के ऊपर वाला क्षेत्र है नहीं, इधर अपने राष्ट्रकूट वंशों के ऊपर वाला क्षेत्र मालवा, और मालवा के ऊपर ये बड़ा, ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज। कन्नौज में शासन करने वाले लोग जो राजा होते थे वो शक्तिशाली राजा माना जाता था, क्योंकि कन्नौज उस समय समृद्धशाली एक राज्य था, वह शक्तिशाली राज्य था। सब उद्योग धंधे वगैरह, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से, ये सारा स्थिति उसमें अच्छी थी। परंतु इस कन्नौज को लेकर पाल वंशों के द्वारा, गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा और राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा त्रिपक्षीय क्या होता है? त्रिपक्षीय युद्ध होता है। इन तीनों के बीच में अपनी शक्ति का लेकर, कन्नौज पर आक्रमण को लेकर ये बार बार क्या करेंगे? आपस में लड़ाई करते रहेंगे। नए नए राजा आएंगे, इन वंश के अलग अलग राजा द्वारा, गुर्जर प्रतिहार के अलग राजा और पाल वंश के अलग राजा, ये आपस में किसको लेकर? कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध करेंगे। तो ये इधर कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इधर नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी से नीचे अपने ये वाला लाल लाल आपको दिखना है, ये दक्षिणापथ कहलाता था। क्या कहलाता था? दक्षिणापथ। और इनके राष्ट्रकूट वंश के नीचे वाला क्षेत्र, दक्षिण वाला भाग, वो चोल वंशों का था। किसका था? चोल वंशों। और चोल वंशों का सबसे नीचे है पांड्य वंशों का शासन हुआ करता था। और इधर है पांड्य वंशों के, इधर आ जाता है वापस राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के तो उधर पूर्व दिशा की ओर ये पल्लव वंश थे। कौन शासन कर रहे थे? पल्लव वंश। ये नल्लोर के पास, यानी कि उत्तरी पेनार और दक्षिणी पेनार, ये दो नदियाँ बहती है। और इसमें सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ऊपर है वेंगी। तो चालुक्यों की 3 शाखाएं हुआ करती थी। पश्चिमी चालुक्य कहलाते थे कल्याणी के चालुक्य, पूर्व के चालुक्य कहलाते वेंगी के चालुक्य। ये वेंगी इधर वाला भाग वेंगी का है, इधर वाला पश्चिमी भाग है कल्याणी का है। और मुख्यतः मूल रूप से जो चालुक्य थे वो वातापी के थे। कहाँ के थे? वातापी। ये वातापी है, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, वहाँ के ये मूल रूप से चालुक्य थे। तो अपने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। तो उससे पहले ये चालुक्य है, चालुक्य वंश के सामंत थे। ये जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे वो पहले क्या थे? चालुक्य वंश के सामंत हुआ करते थे। और फिर इसके राष्ट्रकूट वंशों में ही एक शक्तिशाली राजा हुआ था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने ही 736 ईस्वी में, कब? 736 ईस्वी में अपने नासिक महाराष्ट्र को राजधानी बनाया। और दंती दुर्ग ने जो वातापी के चालुक्य थे, ये इधर वाला क्षेत्र वातापी के चालुक्य थे, उनका था कीर्तिवर्मन सेकंड को हराकर
736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रवंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, नासिक में अपनी राजधानी बनाते हैं। नासिक कहाँ है वर्तमान में, महाराष्ट्र में। तो याद रखना है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहते हैं, किसको कहते जाता है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक किसको बोला जाता है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग को बोला जाता है। क्योंकि राष्ट्रकूट वंश का पहले क्या किसके सामंत थे, कि वातापी के चालुक्यों के शासक थे, नहीं सामंत थे। और उसके बाद दंती दुर्ग एक शूरवीर योद्धा था, उसने अपनी शक्ति के बल पर कीर्ति, जो यानी चालुक्य वंश थे, वातापी के चालुक्य कीर्तिवर्मन सेकंड, उसको हराकर एक नए वंश की स्थापना करता है, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना के साथ ही वह उसकी अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, नासिक में राजधानी बनाता है। कुछ अभिलेखों में, यानी कि राष्ट्रकूटों के कुछ अभिलेख थे, उन अभिलेखों में ये मूल रूप से राष्ट्रकूट के वंश के राजा थे, मूल रूप से कहाँ के थे, कि भाई लाटूर जिला बिदर के थे। कहाँ के थे, बिदर के निवासी थे और लाटूर में थे, लाटूर के अंतर्गत बिदर जिला के थे। परंतु ये बाद में अपना राज्य स्थापित कहाँ करेंगे, एलिचपुर बरार के, एलिचपुर है, एलिचपुर इधर कर्नाटक के पास एलिचपुर बरार में क्या करेंगे, अपना राज्य स्थापित करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं और अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, नासिक को बनाते हैं। दंती दुर्ग के बाद दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दंती दुर्ग केवल यह बताता है कि ये इसको कीर्तिवर्मन सेकंड को हराकर अपनी राजधानी नासिक को बनाता है और 736 ईस्वी अपनी राज्य के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। और एक इसके बारे में जानकारी मिलती है कि उज्जैन में क्या करा है, उज्जैन में इसने हरण्यगर्भ नामक एक क्या बनाया था, यज्ञ करवाया था। क्या आयोजन, किसका आयोजन कराया था, यज्ञ के आयोजन किसने कराया था, उज्जैन में दंती दुर्ग ने कराया था। किसने करवाया था, दंती दुर्ग ने कराया था। तो इस प्रकार ये दंती दुर्ग के बारे में। तो दंती दुर्ग के बाद में इन वंश के मुख्य जो इस प्रकार 14 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे इसके, 14 शासक हुए थे। उनमें प्रमुख शासक है इस वंश के, यानी कि उसके दंती दुर्ग तो थे ही। दंती दुर्ग के बाद कर्षण प्रथम है, ध्रुव है, ध्रुव का नाम दूसरा नाम धारा वर्ष है, फिर गोविंद है, अमोघ वर्ष प्रथम है, कृष्णा द्वितीय है, और इंद्र है, कृष्णा तृतीय है। यानी कि वो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था कृष्णा तृतीय। उसके बाद आता है खोटिन है अमोघ वर्ष तृतीय, खोटिन का दूसरा नाम अमोघ वर्ष चतुर्थ था। चतुर्थ के बाद अंतिम शासक होता है करक सेकंड, यानी कि अंतिम है राष्ट्रकूट वंश का कौन होता है, करक सेकंड। और करक सेकंड को ये हराते, कौन हराएगा, ये अपने कल्याणी के चालुक्य द्वारा करक सेकंड को हराकर इस वंश का नष्ट करेंगे और अपना चालुक्य वंश की स्थापना करेंगे। कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार अपने जो मुख्य अपने राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहले तो अपन पढ़ लिया दंती दुर्ग, अब पढ़ते हैं कर्षण प्रथम। क्या पढ़ेंगे, कर्षण प्रथम। कर्षण प्रथम है, वो है कर्षण फर्स्ट, और ये 756 ईस्वी में अपनी क्या करेंगे, इस राष्ट्रकूट वंश की अपनी कमान संभालेंगे, यानी कि वो शासक बनते हैं 756 ईस्वी में। ये कर्षण दंती दुर्ग कौन होता है, ये कर्षण प्रथम दंती दुर्ग का चाचा होता है। कौन होता है, ये दंती दुर्ग का चाचा होता है कर्षण प्रथम। और ये 756 ईस्वी में शासक बना, जिसमें ये जो पीछे बच गए थे बादामी के चालुक्य, ये वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य कहते हो या वातापी के चालुक्य, जो पीछे बच गए थे उनके वंशज उनको मूल रूप से उखाड़ के, यानी अस्तित्व से पूरा ही समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वेंगी के चालुक्य, ये इधर है वेंगी, और ये उड़ीसा से नीचे ये वेंगी के चालुक्यों को भी क्या करेंगे, इसने हरा देते हैं। और उसके नीचे इधर है अपने मैसूर, ये कर्नाटक के अंतर्गत ही है मैसूर। इधर मैसूर में उस समय गंग वंश का शासन था, गंग वंश के राजा थे, और गंग वंश राजा को और वेंगी के चालुक्यों को ये क्या करता है, हरा देता है और अपना
राज्य उनमें मिला दिया जाता है। किसके द्वारा? कर्षण प्रथम के द्वारा, यानी कि उनको नष्ट करके पूरा ये उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। इतनी लड़ाई करते हैं और जिससे और उसका कर्षण प्रथम का साम्राज्य और फैल जाता है। फिर है कर्षण फर्स्ट के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, हर परीक्षा में ये आता रहता है मूल रूप से। तो कर्षण से क में क्या करता है? एलोरा में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलोरा में क से क यानी कैलाश मंदिर, ये शिव जी का भक्त था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है। किसका? कैलाश मंदिर का, भव्य कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण एलोरा में कराता है। कौन कराता है? कृष्ण वर्मा। तो ऐसे याद रखना है, क से पहला क से शिवजी वाला क, कैलाश। याद रखना, क से क, फर्स्ट क यानी कि कृष्ण फर्स्ट। और क्या करता है? कैलाश मंदिर बनाता है। कहाँ पर बनाता है? एलोरा में बनाता है। कहाँ पर? एलोरा। एलोरा कहाँ है? वर्तमान है महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये कृष्ण वर्मा के बारे में कैलाशनाथ का मंदिर यानी कैलाश जी का मंदिर बनाता है, भगवान शिव जी का। किसका उपासक थे यह? भगवान शिव जी का। तो इसका पूरा नाम है कैलाशनाथ, कैलाशनाथ मंदिर। तो कैलाशनाथ मंदिर से क याद रखना, कृष्ण फर्स्ट से कैलाशनाथ मंदिर बनाता है। फिर उसके बाद उसके अगला होता है कृष्ण फर्स्ट के बाद ध्रुव शासक बनता है। कौन बनता है? ध्रुव शासक बनता है। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, धारावर्ष। और धारावर्ष ध्रुव 780 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। वो राजगद्दी पर कब बैठता है? 780 ईस्वी में, यानी कि धारावर्ष ध्रुव। ये बड़ा शक्तिशाली राजा था जिसने कन्नौज को लेकर, सबसे पहले कन्नौज को लेकर इसने राष्ट्रकूट वंशों की तरफ से इन्होंने कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, इनकी गुर्जर प्रतिहारों के साथ और पाल वंश के साथ, इन दोनों के साथ युद्ध करके ये क्या करेगा? कन्नौज को जीत लेगा। तो ये बड़ा शक्तिशाली राजा था। ये गोविंद द्वितीय का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? गोविंद द्वितीय का पुत्र था। और उसने क्या किया? 780 ईस्वी में शासक बना। उन्हें उत्तरी भारत, मैंने बताया ना अभी, कन्नौज को लेकर, ये कन्नौज पर शासन करता था, वो मान लो उत्तरी भारत पर शासन करता था, यानी उत्तरी भारत को लेकर ये अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। और उसने आधिपत्य जमाने के लिए क्या किया? उसने पाल वंश के शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक था वत्सराज, यानी कि प्रतिहार शासक कौन था? प्रतिहार वत्सराज। और पाल शासक था धर्मपाल। इन दोनों को क्या करता है? हराता है और हराकर कन्नौज में अपना साम्राज्य स्थापित करता है, कन्नौज को अपने अधीन कर देता है। और कन्नौज में उसने एक सामंत को यानी कि शासक को नियुक्त करता है। किसको? शासक को नियुक्त करता है इंद्रायुध। किसको करता है? इंद्रायुध को ये क्या करता है? अपना साम्राज्य सौंप देते हैं। फिर वापस अपने राज्य में आ जाता है, दक्कन की तरफ आ जाता है। और फिर क्या होता है? पाल वंश का शासक धर्मपाल होता है, वो मौका देकर इंद्रायुध को हराकर अपना अधीन कर लेता है कन्नौज को। और कन्नौज को अधीन करने के बाद वो भी अपना एक शासक नियुक्त करता है चक्रायुध को। किसको? ये चक्रायुध मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। और ये वत्सराज है, वत्सराज कहाँ पर थे? ये झांसी के पास इनको हराता है। कहाँ पर हराता है? झांसी के पास वत्सराज को हराता है। पाल वंश के शासक नर्मदा, और नर्मदा से आगे गंगा और यमुना के दो आब वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में इसको धर्मपाल को भी हराता है। फिर उत्तरी भारत में सफल अभियान के बाद क्या करता है? उसका राज चिन्ह होता है, वो क्या कर देता है? गंगा और यमुना प्रतीक चिन्ह लगा देता है। गंगा और यमुना जो उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद ध्रुव ने, धारावर्ष ने क्या करता है? अपना राज चिन्ह होता है, उसको राज चिन्ह क्या करवा देता है? गंगा और यमुना का प्रतीक चिन्ह बनवाता है। उसके बाद ये धारावर्ष था, ध्रुव था। ध्रुव के बाद कौन होता है? गोविंद तृतीय। कौन होता है? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय।
गोविंद तृतीय। ये गोविंद तृतीय है, ये ध्रुव का पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है? ये ध्रुव का ही पुत्र होता है। और गोविंद के बारे में और राष्ट्रकूट के बारे में सजन ताम्रपत्र, सजन ताम्रपत्र के अनुसार, यानी सजन ताम्रपत्र के अनुसार, सजन ताम्रपत्र था, उसमें गोविंद तृतीय और राष्ट्रकूट वंश के बारे में अपने को उल्लेख मिलता है। उसमें क्या बोलता है कि ये गोविंद थर्ड था, जो हिमालय तक अपना सैनिक अभियान चलाया था। और उसने दक्षिण में भी क्या किया, हिमालय तक, जब हिमालय तक, ये यहाँ से इधर हिमालय तक अपना सैनिक अभियान चलाया था, तो उसमें बीच में जो भी राज्य आए थे उनको अपने अधीन करता जाता है। तो मालवा था, मालवा के बाद इधर मैसूर था, मैसूर के बाद कौन था? ये कलिंग था, उड़ीसा के में कलिंग था। ये मालवा, मैसूर, कलिंग, ये सारा अपने को इसके अधीन आ जाते हैं। और इसका जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? सजन ताम्रपत्र से मिलती है। कौन से ताम्रपत्र से? सजन ताम्रपत्र से अपने को ये जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद क्या आता है? ये उत्तर भारत की ओर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। उसके बाद ये दक्षिण भारत की ओर आता है। कौन आता है? गोविंद थर्ड दक्षिण भारत की ओर आता है। तो दक्षिण भारत में भी ये क्या करता है, यानी कि यहाँ पर चोल है, पांड्य है, पल्लव है, ये और गंग है। ये चारों राज्यों का एक संगठन बना हुआ था। यानी कि इन चारों, जो पल्लव है, दक्षिण में कौन थे? पल्लव है, पांड्य है, चेर है और केरल व गंग, ये सारे राज्यों में क्या करेगा? इनका एक संगठन बना हुआ था, एक संघ बना था। उस संघ को हराता है, यानी इन संगठन को ये हराता है, अपना राज्य स्थापित करता है, यानी कि उनको हरा देता है और अपना राज्य स्थापित कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो 802 से 803, यानी कि लगभग 802-3 में क्या करता है? कन्नौज पर वापस आक्रमण करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, उससे पहले ये कन्नौज पर कौन आक्रमण कर दिया था? धर्मपाल ने शासन स्थापित कर लिया था। तो ये क्या करेगा? गोविंद तृतीय है 802-3 में, जब धर्मपाल बुजुर्ग हो जाता है और उस समय ये मौका पाकर क्या करेगा? कन्नौज पर फिर आक्रमण करेगा। कब करेगा? 802-3 में। और पाल वंश के शासक होता है धर्मपाल, धर्मपाल को भी हराता है। और प्रतिहार शासक होता है नागभट्ट। धर्मपाल, पाल वंश का धर्मपाल, और प्रतिहार शासक होता है नागभट्ट। ये त्रिकोणीय संघर्ष और होता है, त्रिपक्षीय नागभट्ट सेकंड। ये तीनों राज्यों के बीच में युद्ध होता है और गोविंद तृतीय क्या होता है? इसमें जीत जाता है और कन्नौज को अपने अधीन कर लेता है। तो ये गोविंद बहुत शक्तिशाली शासक हुआ था, जिसने क्या किया? कन्नौज को वापस अपने अधीन कर लेता है। ध्रुव जीतता है, परंतु ध्रुव वापस आता है तो वो धर्मपाल उस पर, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो गोविंद तृतीय क्या करता है? वापस कन्नौज पर आक्रमण करता है 802-3 में और धर्मपाल को भी हराता है, नागभट्ट द्वितीय को भी हराता है और अपने कन्नौज अपने अधिकार में ले लेता है। फिर है अपने अमोघ वर्ष। कौन होता है? अमोघ वर्ष। अगला शासक होता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष शासक होता है वो राष्ट्रकूट का सबसे शक्तिशाली और महान शासक होता है, जो अपना एकदम शांति प्रिय होता है। क्या होता है? ये शांति प्रिय होता है। अब जब शासक बना था उस समय अल्पायु में था और वह करक, उसके शासक अगर यानी कि राजा थे करक से संरक्षण में ही क्या बन जाता है? वो शासक बन जाता है और बिल्कुल एकदम अमोघ वर्ष 64 वर्षों तक अपना साम्राज्य स्थापित करता है। यानी कि वो शासन कितने वर्ष तक करता है? 64 वर्षों तक रहता है। अमोघ वर्ष ने ही, ये इम्पोर्टेंट बात है कि अमोघ वर्ष ने ही माल खेत या माल्य खेड़, ये वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। वर्तमान में ये कहाँ राज्य स्थापित है? कहाँ पर है? जिला है मालखेत, कर्नाटक। तो अमोघ वर्ष ने ही क्या करता है? ये
माल खेत को राजधानी बनाता है। तो याद रखना है, राष्ट्रकूट वंशों की राजधानी जो माल खेत है, वो माल खेत राजधानी किसने बनाया था? अमोघवर्ष ने ही माल खेत को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि माल खेत या माल्य खेत यानी कि मालखेड़, ये कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में कर्नाटक है। और राष्ट्रकूटों की राजधानी जो मुख्यतः प्रसिद्ध राजधानी है वो माल्यखेत या मालखेड़ है, वो अमोघवर्ष ने ही स्थापित की थी। दंतीदुर्ग ने तो क्या किया? नासिक को अपनी राजधानी बनाया था, परंतु मालखेत या माल्यखेत या मालखेड़ किसने बनाई थी ये राजधानी? अमोघवर्ष ने ये राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई थी। और अमोघवर्ष जब शासक बना था उस समय क्या था कि इस राज्य का राष्ट्रकूट वंश का शासन था जो विस्तारित था, यानी उत्तर भारत की ओर भी था, दक्षिण भारत में भी था, और पूर्व में भी था, और पश्चिम के राज्यों में भी था, और शांतिप्रिय था। और जब किसी राज्य में साम्राज्य का विस्तार हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? किसका विकास होता है? साहित्य और कला का विकास होता है। साहित्य व कला की ओर ध्यान दिया जाता है, यानी कि लड़ाई झगड़े तो सब बंद हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? साहित्य और कला की ओर ध्यान दिया जाता है। उसी प्रकार अमोघवर्ष के शासनकाल में भी क्या होता है? साहित्य और कला के बारे में ये इसका विकास होता है। तो ये अमोघवर्ष के शासन साम्राज्य में राज दरबार में कई विद्वान रहते थे, उन्होंने कई साहित्य लिखे थे, और उनमें से अमोघवर्ष है। अमोघवर्ष के गुरु थे जिनसेन। कौन थे? जिनसेन। कौन थे ये? गुरु थे। किसके गुरु थे? अमोघवर्ष के गुरु थे, जो जैन धर्मी जैन भिक्षु थे, जिनसेन। जो जिनसेन है ये अमोघवर्ष के गुरु थे। और जिनसेन क्या करते हैं? एक ग्रंथ लिखते हैं, आदि पुराण। तो याद रखना, आदि पुराण ग्रंथ किसका है? जिनसेन का है। और जिनसेन जैन धर्म से संबंधित थे, और अमोघवर्ष भी क्या था? जैन धर्मावलंबी, यानी कि जैन धर्म का क्या था? पोषक था। वो जैन धर्म को सिद्धांतों को मानता था, और अपने राज्य में भी जैन धर्म का संरक्षण करता था। और उसके गुरु थे जिनसेन। जिनसेन के अलावा एक मध्वाचार्य माध्वाराचार्य ने क्या, ये विद्वान थे, उन्होंने गणित सार ग्रंथ किसने लिखा है? गणित सार ग्रंथ यानी गणित सार संग्रह ये पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, जो माध्वाराचार्य ने ये उस समय गणित सार संग्रह पुस्तक लिखी थी। इस प्रकार आदि पुराण है, गणित सार संग्रह है, यानी कि जिनसेन और माध्वाराचार्य जैसे इस अमोघवर्ष के राज दरबार में कई विद्वान रहते थे। और ये जैन धर्म का अनुयायी होने के बावजूद भी ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में भी खूब वो क्या करता था? मान्यता देता था। एक बार कथा अनुसार ये कहा जाता है कि अमोघवर्ष क्या करता था? माँ लक्ष्मी का बहुत भक्त हुआ करता था, बड़ा भक्त था। और बड़ा भक्त होने के नाते उसने क्या किया? तपस्या की। लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने बैठ जाता है और वो क्या करता है? तपस्या करता है। तपस्या में क्या करते हैं? इतना मगन हो जाता है कि फिर उसके बाद क्या करता है कि एक अंगुली काट कर क्या करता है? लक्ष्मी जी को चढ़ा देता है। तो इतना भक्त था माँ लक्ष्मी जी का। तो ये उपासक हुआ था किसका? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को क्या करता है? अंगुली काट के चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये साहित्य और कला में बहुत प्रसिद्ध रहा, परंतु इसकी वो है तुलना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से भी की जाती है। जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी कालिदास वगैरह ऐसे 9 रत्न रहते थे। महान विद्वान 9 विद्वान रहते थे, उसको 9 रत्न कहते थे। उसी प्रकार अमोघवर्ष के राज्य में भी क्या करते थे? बड़े बड़े विद्वान रहते थे,
और बड़े बड़े विद्वान रहने के नाते इसकी तुलना किससे की जाती है? अमोघ वर्ष की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के से तुलना की जाती है। और उसके बाद अरब यात्री आया था, अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री कौन था? सुलेमान। सुलेमान ये अरब यात्री था। उसने अमोघ वर्ष के बारे में कहा जाता था, उसका उस समय जो तत्कालीन विश्व के 4 राजा थे, उन 4 महान राजाओं में अमोघ वर्ष की भी गणना की जाती है। फिर उस अमोघ वर्ष जब बुजुर्ग हो जाता है तो इधर ये अपना देख रहा है आपको, इधर तुंगभद्रा नदी, ये वाली ये तुंगभद्रा नदी है। और तुंगभद्रा नदी फिर ये कृष्णा में चली जाती है। तो तुंगभद्रा नदी में यह क्या करता है? जल समाधि ले लेता है। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जिसने जल समाधि ली है? तो अमोघ वर्ष क्या करता है? तुंगभद्रा नदी में। कौन सी नदी? नदी भी याद रखना, इधर तुंगभद्रा नदी है, कर्नाटक वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश ये वाला क्षेत्र है, तुंगभद्रा नदी चलती है। और तुंगभद्रा नदी में यह क्या करता है? जल समाधि ले लेता है। फिर उसके बाद अमोघ वर्ष के बाद कौन शासक बनता है? इंद्र तृतीय। जो प्रमुख शासक होता है इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय, इंद्र थर्ड, इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय शासक बनता है। और उस समय प्रतिहारों का शासक होता है महिपाल। यानी कि इंद्र तृतीय के समय 915 ईस्वी में प्रतिहार शासक होता है, प्रतिहार शासक महिपाल। प्रतिहार शासक कौन होता है? महिपाल। जब इंद्र तृतीय के समय 915 ईस्वी में प्रतिहार शासक होता है कौन? महिपाल। तो कन्नौज में को लेकर क्या करता है? जब उस समय प्रतिहार का शासक महिपाल होता है, वो कन्नौज में अपना राज्य चलाता है, शासन चलाता है। तो ये इंद्र तृतीय क्या करता है? कन्नौज पर आक्रमण करता है और महिपाल को भागने के लिए विवश कर देता है, यानी कि उसको हरा देता है। और जहाँ से वो महिपाल भाग जाता है, जिससे इंद्र तृतीय की प्रसिद्धि इस अपने साम्राज्य में और बढ़ जाती है कि ये कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। फिर क्या होता है? उसी समय एक अरब यात्री आता है, अल मसूदी। तो प्रश्न आता है, काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। अरब यात्री है अल मसूदी। अल मसूदी भारत कब आया था? किसके शासन काल में आया था? तो इंद्र थर्ड के शासन काल में आया था। तो अल मसूदी है, अरबी यात्री है अल मसूदी, इंद्र थर्ड के शासन काल में भारत आया था। खूब बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अल मसूदी किसके शासन काल में आया था? इंद्र थर्ड के, यानी इंद्र तृतीय के शासन काल में भारत आया था। तो ये इंद्र तृतीय के बारे में इतनी जानकारी है। फिर आगे आता है अपना कर्षण तृतीय, जो एक शक्तिशाली राजा थे, जो राष्ट्रकूटों का अंतिम शक्तिशाली राजा माना जाता है। कर्षण थर्ड कौन होता है? कर्षण थर्ड। कर्षण थर्ड है जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शक्तिशाली वंश राजा था। यानी कि ये उस समय 12वां, यानी 14 शासक थे, उसमें 12वें नंबर पर कौन था? कर्षण थर्ड था। और कर्षण थर्ड जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा माना जाता था। और इसकी उपाधि देखो, इसकी उपाधि खतरनाक है। उपाधि शब्द तो सुकाल करते हैं, ये क्या करता है? अकाल वर्ष। इसकी उपाधि क्या थी? अकाल वर्ष। कर्षण की थर्ड की उपाधि थी अकाल वर्ष, इसकी उपाधि थी। फिर क्या करता है ये? इधर काची और तंजौर, इधर वाला पल्लवों के पास वाला तंजौर और ये पांड्य वाले काची, ये वाला क्षेत्र है, इस पर क्या करता है? विजय हासिल करता है। यानी काची और तंजौर पर विजय के पश्चात ये क्या करेगा? और उपाधि धारण करेगा। कौन सी उपाधि है? तंजय कौंड, तंजयम कौंड। कांची और तंजौर पर क्या करता है? आक्रमण करता है और वहाँ उसको कांची और तंजौर को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं वहाँ। और इसलिए हराने के उपलक्ष्य में वो क्या करता है? एक उपाधि धारण करता है, तंजयम कौंड। तंजयम कौंड ये बड़ी उपाधि होती है। ये किसके लिए
उपाधि धारण करता है कि कांची और तंजौर पर विजेता होने के नाते ये अपनी उपाधि धारण करता है। फिर क्या करता है, एक बड़ा सा काम करता है कृष्ण तृतीय एक बड़ा काम करता है जो हर राजाओं के वश का रोग नहीं था, हर राजाओं के वहाँ तक पहुँचने की शक्ति नहीं थी। तो उसने राष्ट्रकूट वंश का अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया और ऐसा काम किया। उसने क्या किया, चोल वंश का राजा था परातंक फर्स्ट। चोल वंश का राजा था परातंक, चोल शासक था। चोल शासक परातंक को क्या करता है, कृष्ण तृतीय हरा देता है। क्या करता है, हरा देता है। और चोल साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर वाला भाग अपने अधीन कर लिया जाता है। इधर रहता है चोलों का साम्राज्य, चोलों का उत्तर वाला भाग ये कृष्ण तृतीय अपने अधीन कर लेता है। और उस समय चोलों को कोई नहीं हरा सकता था, बहुत शक्तिशाली शासन था, उनका प्रशासन बहुत अच्छा था, उनके पास नौसेना भी हुआ करती थी। तो इस प्रकार बहुत बड़े वंश को इसने हराया था, इसलिए इसकी प्रसिद्धि और बढ़ जाती है। और ये परातंक पर आक्रमण करके उत्तरी चोलों का साम्राज्य अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद जो भी उनकी सेनाएं और नीचे जाती है। और यहाँ पर क्या है, रामेश्वर है, तमिलनाडु के दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, वर्तमान में भी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, रामेश्वर। मुख्य भूमिका कौन सा है, रामेश्वर में। भगवान राम भी गए थे लंका, जब रामेश्वर गए थे वहाँ शिव जी का मंदिर स्थापित किया था। उसी प्रकार कृष्ण थर्ड ने भी क्या किया, ये वहाँ पर एक मंदिर बनाया था। यानी कि ये क्या कराया, रामेश्वर में क्या बनाया, एक मंदिर। इनकी सेनाएं जब उत्तर भारत से ये चोल वंशों के उत्तरी भाग वाले से आगे जाती है, दक्षिण पथ होती हुए रामेश्वर तक पहुँच जाती है। और रामेश्वर तक पहुँच जाती है तो वहाँ पर क्या बनाता है, रामेश्वर में एक मंदिर बनवाते हैं। और मंदिर के साथ ही वह अपना स्तंभ भी लिखवाते हैं, विजय स्तंभ भी लिखवाते हैं और विजय स्तंभ स्थापित करते हैं और मंदिर भी बनाते हैं। कहाँ पर बनवाते हैं, रामेश्वर में। तो ये काम किसने किया था, कृष्ण थर्ड ने किया था। कृष्ण फर्स्ट ने क्या काम किया था, कृष्ण फर्स्ट ने कैलाशनाथ मंदिर बनाया था एलोरा में। कृष्ण फर्स्ट ने क्या बनाया, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। और कृष्ण थर्ड ने भी क्या बनाया, रामेश्वर में किसका मंदिर बनवाया था, ये रामेश्वर में शिव जी का ही मंदिर बनवाया था और एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। और कृष्ण थर्ड के शासन काल में ही एक कन्नड़ कवि, उनकी भाषा संस्कृत और कन्नड़ थी। भाषाएं कौन सी थी, संस्कृत व कन्नड़। संस्कृत व कन्नड़ भाषा में ही एक कवि थे, कन्नड़ भाषा कवि पौन। कवि कौन थे, पौन। पौन ने शांति पुराण की रचना की थी। कवि कौन होता है, कवि पौन। और कवि कौन, पौन की पुस्तक होती है शांति पुराण। कौन सी पुराण, शांति पुराण की रचना किसने की थी, कन्नड़ भाषा में थी, ये पौन ने की थी। तो ये किसके शासन काल में, ये राज दरबार में थे कवि, कृष्ण थर्ड के दरबार में पौन कवि रहते थे जो कन्नड़ भाषी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी शांति पुराण। तो याद रखना है, शांति पुराण पुस्तक किसने लिखी, पौन ने लिखी। पौन किस भाषी थे, कन्नड़ भाषा में। किसके दरबार में रहते थे, कृष्ण थर्ड के दरबार में रहते थे। फिर कृष्ण थर्ड के बाद क्या होता है, करक सेकंड, जो अंतिम राजा होता है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक होता है करक सेकंड। कौन होता है, कर्क सेकंड। और कर्क सेकंड दुर्बल राजा था, उसको ये कल्याणी के चालुक्य के शासक होता है। इस कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा क्या करेगा, ये हार जाता है। यानी कि राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा ही किया हुआ था। यानी कि इनका साम्राज्य नष्ट किसने किया था, कल्याणी के चालुक्यों ने ही नष्ट किया था। और कल्याणी के चालुक्य शासक था, कल्याणी के चालुक्य शासक तेलप। कौन होता है, तेलप। याद रखना है, कल्याणी से
चालुक्य के द्वारा इस राष्ट्रकूट वंश का नष्ट होता है किसके हाथों में? तेलप के द्वारा। कब होता है? 973 ईस्वी में, 72-73 में, 72-73 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश का नष्ट करता है। अब किसको हराता है? प्रश्न आता है कि अंतिम शासक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कर्क शकीन। और कर्क शकीन को हराकर तेलप क्या करता है? माल्य खेत या माल खेत को अपने अधीन कर लेता है। यानी कि राष्ट्रकूटों की राजधानी होते माल खेत या माल्य खेत पर अधिकार करके अपने राज्य की स्थापना करता है। तो इस प्रकार चालुक्य यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंशों का ये राष्ट्रकूट वंश वाला क्षेत्र अपने अधीन कर लिया जाता है। ये अधीन करने वाला कौन होता है? अधीन करने वाला शासक होता है तेलप। और तेलप ने कब अधीन किया था? 972-73 ईस्वी में करता है। तो इस प्रकार ये थे चालुक्य यानी कि राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजा, और उन राजाओं के समय क्या क्या घटनाएं घटी थी और कौन कौन से साहित्य वगैरह लिखे गए थे, तो इसके बारे में अपन पढ़े थे। अब पढ़ते हैं इनके ये किस धर्म के अनुयायी थे, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे वो कौन कौन से धर्म को मान लेते थे। तो राष्ट्रकूट वंशों के शासकों का कुछ राजा थे शैव धर्मावलंबी थे, कुछ वैष्णव धर्मावलंबी थे, कुछ जैन धर्मी भी थे, कुछ बौद्ध धर्म से भी जुड़े हुए थे। और उनके शासनकाल में भी कई भव्य मंदिर बनाया था, यानी कि कैलाशनाथ मंदिर है, रामेश्वर में मंदिर है, ऐसे एलोरा में गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो भव्य मंदिर बनाए गए थे किसके वंश के द्वारा? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। फिर है एलिफेंटा, ये कहाँ है? एलोरा, महाराष्ट्र। एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा 34 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कितनी गुफाओं का? 34 गुफाओं, यानी कि 34 गुफाओं का निर्माण किया था। किसके द्वारा? ये राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा। ये राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा 34 गुफाओं में 1 से 12 तक, यानी कि 1 से 12 नंबर तक की गुफाओं का बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। और ये 13 से लगाकर 30 तक, 13 से लगाकर 29 तक, 13 से लगाकर 29 तक जो गुफाएं थी वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती, हिंदू धर्म से संबंधित थी। और 30 से लगाकर 34 तक, 30 से लगाकर 34 तक ये जैन धर्म से संबंधित थी। किस धर्म से संबंधित थी? जैन धर्म से संबंधित थी। इस प्रकार एलिफेंटा में और एलोरा एलिफेंटा में 34 गुफाओं का निर्माण किया गया। कई ये गुफाओं में से कई 3 मंजिल की भी थी, कुछ 2 मंजिल की भी थी। ये पत्थर को काट कर एक गुफाओं का रूप दिया था। उनमें 34 गुफाएं थी और 34 गुफाओं में 1 से लगाकर 12 तक जो गिनती आती है, 1 से लगाकर 12 तक की ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चित्र व भित्ति चित्र वगैरह ये जो अवशेष मिले थे बौद्ध धर्म के अवशेष मिले थे। और 13 से लगाकर 29 नंबर तक की गुफाओं में ये गुफाएं हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। और 30 से लगाकर 34 तक, 30 से लगाकर 34 तक गुफाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित थी। और इन गुफाओं की जानकारी अपने को, गुफाओं का उल्लेख ये अपने फ्रांसीसी यात्री था थेवियन, एक फ्रांसीसी यात्री घूमते चला जाता है और ये होता है थेवियन। ये थेवियन फ्रांसीसी यात्री होता है, फ्रांसीसी यात्री थेवियन घूमता घूमता चला जाता है और अपने यात्रा वृत्तांत में क्या करता है? इस गुफाओं का पहली बार के उल्लेख करता है। तो पहली बार गुफाओं का उल्लेख किसने किया था? थेवियन ने किया था। थेवियन कहाँ का था? फ्रांसीसी यात्री था। तो याद रखना, प्रथम बार गुफाओं का उल्लेख किसने किया था? थेवियन ने किया था। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि जो राष्ट्रकूट वंश के राजा था तो बौद्ध धर्मी भी थे, जैन भी थे, हिंदू धर्म में शिव धर्म और वैष्णव धर्मावलंबी भी थे। ये सभी धर्मों को मानने वाले कुछ राजा थे। और उसके बाद गुफाओं के बाद राष्ट्रकूट वंशों के शासकों के द्वारा वो कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा में भी
कन्नड़ और संस्कृत भाषा के भी पोषक थे, यानी कि उन्होंने उन दोनों भाषाओं में अपने अपने साहित्य लिखवाए थे। फिर है अरबों ने राष्ट्रकूट वंशों को बलहरा, यानी कि अरबों के द्वारा राष्ट्रकूट वंशों को बलहरा, क्या नाम दिया? बलहरा या बलराज। अरब इनको किस नाम से पुकारते थे? बलहरा या बलराज। अरबों के द्वारा राष्ट्रकूट वंशों के शासकों को क्या नाम पुकारता था? बलहरा या बलराज नाम से पुकारते थे। तो इस प्रकार ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में अपन पढ़ा था। राष्ट्रकूट वंश आप मानचित्र से पढ़ोगे तो आपको आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा, अपने स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। तो हमेशा बच्चों हमेशा मानचित्र की सहायता से पढ़ोगे तो अपने को जल्दी याद होगा और उसको अपने को पता चलेगा कि कौन कौन से क्षेत्र में ये राजा शासन कर रहे थे और कौन कौन से क्षेत्र में कौन से राजा किस राज्य में आक्रमण किया था। तो ये सारा वाला भाग है, इस मानचित्र की सहायता से आप पढ़ते रहना और अपने को पता रहे कि असम को प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। और उसी तुम्हारे बंगाल में कौन से राजा शासन कर रहे थे? कन्नौज को लेकर कहाँ, अब कन्नौज कहाँ वर्तमान में स्थित है? यूपी के अंदर है। तो ये अपने को ये पता चलता रहे। तो मानचित्र की सहायता से आप पढ़ोगे तो आपके जो भी होगा स्थायी मेमोरी में चला जाए, याददाश्त अच्छी होती है और स्थायी मेमोरी में चला जाता है। तो इस प्रकार अपन राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा और राष्ट्रकूट वंश के बारे में के बाद अपन अगला वीडियो लेंगे गुर्जर परतियार वंश। जो गुर्जर परतियार वंश थे, उन गुर्जर परतियार वंश में कौन कौन से राजा हुआ था, तो नेक्स्ट वीडियो होगा अपना गुर्जर परतियार वंश। अगर आपको मरवन क्लासेस का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और नए नए वीडियो बनाते रहे। और आप सभी का धन्यवाद।